अगर आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट में मेंटेनेंस केस फाइल कर लिया है तो अब आपकी बारी है। आप वाइफ के अगेंस्ट में ऐसा एक्शन ले कि वो बैकफुट पर आ जाए और आपके अगेंस्ट फाइल किया वो मेंटेनेंस केस वो कभी जीत ही ना सके। बहुत बड़ा मिथ है कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वाइफ का भी शेयर होता है, और अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट में कोई केस फाइल करेगा तो वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से अपना शेयर मांगेगी। इस मिथ की क्या सच्चाई है उसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 7 रामबाण के बारे में बताने वाला हूं जिसको यूज करने के बाद आपकी वाइफ डेफिनेटली बैकफुट पर आ जाएगी। नंबर 1 है क्रॉस केस अगेंस्ट वाइफ। अगर वाइफ ने आपके अगेंस्ट में मेंटेनेंस केस फाइल किया है तो आप भी वाइफ के अगेंस्ट में मेंटेनेंस केस फाइल कीजिए। अगर वाइफ ने आपके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है तो आप भी वाइफ के अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कीजिए। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम ऐसा है या आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहां से आपकी सैलरी या इनकम डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आती, आप कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप वाइफ के अगेंस्ट में मेंटेनेंस केस फाइल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप मेंटेनेंस केस फाइल करेंगे तो आपको मेंटेनेंस मिल ही जाएगा, लेकिन आप वाइफ के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए ये केस जरूर फाइल कीजिए। और अगर वाइफ आपके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करिए तो आप अपनी मदर या सिस्टर के जरिए वाइफ के ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं। और ये केस आप उसी कोर्ट में फाइल करवाइए जिस कोर्ट में वाइफ ने आपके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है, क्योंकि जब दोनों केस एक ही कोर्ट में होगा तो जज को भी पता चलेगा कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है और वाइफ कोई दूध की धुली हुई नहीं है। नंबर 2 है क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड वाइफ। अगर आपकी वाइफ क्वालिफाइड और एजुकेटेड है तो आप कोर्ट में ये स्टैंड ले सकते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो 21st सेंचुरी की वुमन है, वो एक एजुकेटेड और क्वालिफाइड वुमन है, तो वो आसानी से कहीं भी जॉब करके खुद को मेंटेन करने के काबिल है। वहीं दूसरी तरफ आपके ऊपर लाइबिलिटीज है, आपके पेरेंट्स है, आपके छोटे भाई बहन है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, आप ही उनके लिए उनका सोर्स ऑफ इनकम है। थर्ड है इनकम प्रूफ ऑफ वाइफ। अगर आपकी वाइफ शादी से पहले जॉब करती थी या शादी के बाद भी जॉब करती थी, अब नहीं करती है, तो आप उसकी जो प्रीवियस इनकम प्रूफ है वो कोर्ट में सबमिट करके ये स्टैंड ले सकते हैं कि आपकी वाइफ शादी से पहले जॉब करती थी तो वो आज भी जॉब करके खुद को मेंटेन कर सकती है। और यहां पर आपको फिर से लाइबिलिटी का कार्ड खेलना है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस के केस में हस्बैंड के लिए लाइबिलिटी जो है एक रामबाण के तौर पर काम करता है। तो आप जितनी ज्यादा लाइबिलिटी शो करेंगे उतने आपके मेंटेनेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 4 है एफिडेविट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसको अगर मैं लेमन वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपके पास असेट्स क्या क्या है और आपके ऊपर लाइबिलिटीज क्या क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज है, ये आपकी असेट्स है। आपके ऊपर कार लोन है, होम लोन है, व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है, ये आपकी लाइबिलिटीज है। सो असेट और लाइबिलिटी को एफिडेविट फॉर्म में आपको सबमिट करना होता है, और जो कोई हस्बैंड या वाइफ कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल होता है। महाराष्ट्र में ये एफिडेविट फाइल किया जाता है। अगर किसी स्टेट में ये एफिडेविट फाइल नहीं किया जाता है तो आप हस्बैंड या वाइफ की असेट और प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 91 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन फाइल करके उसकी डिटेल्स मंगा सकते हैं। नंबर 5 है वाइफ्स राइट इन हर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। रिसेंटली बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब बेटियों को भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट्स दिया जाएगा। सो अगर आपकी वाइफ का भी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जहां पे फसल उगती हो, उससे उनको इनकम आती हो, या फिर कोई दुकान हो, मकान हो, उससे रेंट आता हो, या आपकी वाइफ के कोई दादा की कोई प्रॉपर्टी हो, अभी तक नाम नहीं चढ़ा होगा, तो भी उसकी राइट्स उसके अंदर बनता है। तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है कोर्ट के सामने पेश कर सकते हो और आपको बता सकते हैं कि आपकी वाइफ के पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो खुद इतनी मालकिन है, उसके पास इतना पैसा है, तो मुझसे क्यों मेंटेनेंस क्लेम कर रही है। नंबर 6 है प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय वाइफ। वाइफ ने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है कि बहनें अपने भाइयों के हक में या बेटियां अपने पिता के हक में अपना प्रॉपर्टी छोड़ देती है और गिफ्ट कर देती है उनको। अगर आपकी वाइफ भी इसी तरह की कोई दानवीर है जिसने अपना राइट जो है वो छोड़ दिया और गिफ्ट कर दिया है, तो कोर्ट में तो ये क्वेश्चन रेज करना बनता है ना बॉस, आपकी वाइफ जो है वो लोगों को प्रॉपर्टी बांटते फिर रही है और आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, जो रहने के लिए घर चाहिए, मुझे दवा दारू इलाज के लिए पैसे चाहिए, क्या क्या चल क्या रही है। नंबर 7 है वाइफ्स राइट इन हस्बैंड प्रॉपर्टी। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वाइफ का भी शेयर होता है, और इसी डर से हस्बैंड जो अपनी वाइफ के अगेंस्ट में कोई केस फाइल नहीं करते कि अभी अगर केस फाइल करेंगे तो वो अपना हिस्सा मांगने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वाइफ का कोई शेयर नहीं है एक्सेप्ट मेंटेनेंस लेने के और उस घर में रहने के जिस घर में वो शादी करके आई है, वो भी उस वक्त अगर वो घर हस्बैंड की प्रॉपर्टी है तो। अगर वो इन लॉज की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है सो दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। हाँ, हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी में वाइफ का शेयर होता है, लेकिन वो भी उस वक्त जब हस्बैंड ने वसीयत ना की हो। अगर उसने वसीयत की है तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वसीयत के हिसाब से होगी। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।